व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट डिस्ट्रॉयड देम। इंडिया वैसे पाकिस्तान अभी ए न्यू चैनल से है और ट्रस्ट मी, अगर आप पहली बार देखोगे इनकी वीडियो तो आप फैन हो जाओगे इनके। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप शेयर करना ना भूलें। 1 2 3 लेट्स गो। ये वीडियो पाकिस्तान का है। यहाँ लोग गैस के गुब्बारे भर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं। इसमें ले जा रहे हैं। फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी के एग्जाम्स चल रहे हैं। 30,000 से ज्यादा लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और पोस्ट है बस 1667। पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे? क्यों ये देश हमेशा कर्जे में रहता है और अमीर देशों से पैसे मांगता रहता है? इन सारे सवालों के जवाब उनकी हिस्ट्री से हमें मिल सकते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये देखना है कि हम पाकिस्तान की गलतियों से क्या सीख सकते हैं। ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम उनके सक्सेस और फेलियर की टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे। हमारे पड़ोसी देश से इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। मिस्टेक नंबर 1, मिलिट्री ओवर सोसाइटी। भारत के मिलिट्री और पाकिस्तान के मिलिट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो ये कि भारत की मिलिट्री लोगों के लिए काम करती है और पाकिस्तान की मिलिट्री अपने लिए काम करती है। The military has officially ruled Pakistan for nearly half of the country's existence. The military runs 50 commercial entities. Once you become an officer, you become entitled to a lot and you take a lot for granted. पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, यानी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर मिलिट्री के जनरल के पास है। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत दो देश फॉर्म हुए और बस 2 महीने बाद पहले वॉर में उतर गए। इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर कहते हैं। इस वॉर का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान की लीडरशिप कॉन्स्टेंटली डर डर कर जीने लगी कि भारत हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। ये डर पाकिस्तान पर इतना हावी होने लगा कि शुरुआती दिनों में उनके बजट का 70% मिलिट्री पर स्पेंड होता था। जैसे जैसे मिलिट्री ज्यादा पावरफुल होने लगी, पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। लेकिन 1954 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अगले 70 सालों के लिए डार्क एजेस में ढकेल दिया, एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी? ये एक एंशिएंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर्स देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए जो शायद एग्जिस्टिंग लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो सकते हैं लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी होता है। ये डॉक्ट्रिन एक इमरजेंसी की तरह जो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज होना चाहिए और एक बार लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हुई फिर पावर वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास शिफ्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल ने असेंबली यानी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तानी लोगों को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। कुछ ही दिनों पहले गवर्नर जनरल ने पीएम को भी अपने पोस्ट से हटा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल ऐसे ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल का साथ दिया। उन्होंने इस एक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंडर लीगल माना। इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल मिलिट्री ने बार बार गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए किया, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हराने के लिए किया और अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए किया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान ने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। एक के बाद एक अलग अलग जनरल्स ने प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी पोस्ट से हटा दिया और पावर अपने हाथ ले ली। और लोगों का भी जनरल परसेप्शन ऐसा ही बन गया था कि पॉलिटिशियंस से तो मिलिट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सरकार गिराने में व्यस्त है। एक देश को आगे ले जाने का काम, सही पॉलिसीज पर फोकस करने का काम मानो किसी ने किया ही नहीं। 2009 में कोर्ट्स ने जाकर इस डॉक्ट्रिन को रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Political instability had become a way of life in Pakistan. Mistake number 2, one unit politics and division of Pakistan. जैसे भारत में अलग अलग राज्य है और उनका कल्चर, भाषा एक दूसरे से अलग अलग है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 5 अलग अलग प्रोविंसेस थे। ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान। 1955 में एक बिल पास हुआ जिससे आज के बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सारे प्रोविंसेस को एक एंटिटी बनाया गया। आइडिया ये थी कि पावर एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो, डिसीजंस फास्ट लिए जा सके और पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो। लेकिन हुआ कुछ और ही, लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे क्योंकि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहीं खो गई। डेवलपमेंट हुआ लेकिन चुनिंदा जगहों पर, रिमोट एरियाज कंप्लीटली इग्नोर हो गए। ये सारा डिस्कंटेंट पंजाब प्रोविंस को छोड़ के बाकी सारे प्रोविंसेस में होने लगा एंड वील एग्जामिन इट वन बाय वन। पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची हुआ करती थी जो सिंध प्रोविंस में थी, लेकिन 1960s में एक नया कैपिटल इस्लामाबाद बनाया गया। सिंध के लोगों ने इस कैपिटल चेंज को काफी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने 1 यूनिट स्कीम के अगेंस्ट भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बट ऑल दीज प्रोटेस्ट वर क्वॉश्ड। सिंधी लैंग्वेज को भी दबाया गया क्योंकि सारा डेवलपमेंट एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड था। पश्तूनी ट्राइब्स और बलूचिस्तान एरिया के लोग मानो पराये हो गए, एलिनेट हो गए। अगर आप बलोची इंसर्जेंसी और वहाँ के रिबेलियंस की हिस्ट्री पढ़ते हो तो सारे रिबेलियंस 1 यूनिट स्कीम के बाद ही शुरू हुए। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हुआ। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को गौर से स्टडी करते हो तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जियोग्राफिकल और कल्चरल दोनों टाइप की दूरी थी। वेस्ट पाकिस्तान उर्दू बोलता था और ईस्ट पाकिस्तान बंगाली। फिर भी 1952 में पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनी उर्दू। पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। 1958 तक पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट्स का आधा ईस्ट पाकिस्तान देता था। That's 50%. On the other hand, वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा इंपोर्ट करता था, पैसे ज्यादा स्पेंड करता था। फॉरेन एड जो भी आता था वो ईस्ट में सिर्फ 23% जाता था और बाकी का सारा वेस्ट में रहता था। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में 20 ऐसी फैमिलीज हो गई थी जो सारे नेशन का वेल्थ कंट्रोल करती थी और ये सारी फैमिलीज वेस्ट पाकिस्तान में ही थी। ईस्ट पाकिस्तान में ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर था ही नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट 1970s में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसमें 5 लाख लोगों की जाने गई और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुंचने में बहुत समय गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे कई और रीजंस हैं जिनकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई और एज अ रिजल्ट बांग्लादेश पैदा हुआ। मिस्टेक नंबर 3, एक्सट्रीमिज्म का सहारा। पाकिस्तान के इस लीडर ने सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं पूरे एशिया का फ्यूचर बदल कर रख दिया। ये है जनरल जिया उल हक। उन्होंने 1977 में एक मिलिट्री कू किया और वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। उनकी प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे पाकिस्तान रेडिकलाइज होता गया। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और पाकिस्तान को अपना एक लॉन्ग टर्म एलाई मिल गया, अमेरिका। सीआईए ने आईएसआई के साथ एक डील की कि वो सोवियत से लड़ने के लिए एक रेबल फोर्स तैयार करेंगे। ये रेबल फोर्सेस अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे ताकि अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान ना जाना पड़े। इस टाइप ऑफ वॉरफेयर को प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से काफी फंडिंग, वॉर मटेरियल, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल रहा था और ये पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन तक पहुंच रहा था। एक रिपोर्ट कहता है कि इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को यूएसए से $5.3 बिलियन मिले। इसी पीरियड में तालिबान एस्टैब्लिश हुआ जो आज जाकर अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक सिर दर्द बन गया है। प्रॉक्सी वॉरफेयर, अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया। तालिबान इस शब्द का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट। जहां अफगानी रेबल्स की लड़ाई सोवियत इन्वेजन के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान ने इस लड़ाई को एज अ रिलीजन की लड़ाई प्रेजेंट किया। इस फंडामेंटल आइडिया के बेसिस पर कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गई तो ये लोग करेंगे क्या? मानो इनकी जॉब चली गई, उनको आने वाली फंडिंग ही चली गई, तो उन्होंने अपना निशाना ही बदला और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे डेंजरस अटैक्स किए। आज कई लोग कहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता है। ये सांप थे जो कभी ना कभी अपने मालिक को काटने ही वाले थे। दिस चेंज द वर्ल्ड फॉरएवर। अब मुद्दे पर आता है। आज हमें पाकिस्तान से सीखना है ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही गलतियां ना करें। पहला लेसन ये है कि डेवलपमेंट को यूनिवर्सल होने की जरूरत है। डेवलपमेंट सिर्फ कुछ ही एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो सकती। भारत की 70% जनता आज भी रूरल एरियाज में रहती है। अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुँची तो दो ही चीजें हो सकती है। एक कि शहर ओवर पॉपुलेट हो जाए और दूसरा कि गाँव में लोगों के पास इलीगल काम करने के बजाय कोई ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। A nation is as strong as its weakest citizens। ये एक
सच है। सेकेंड लेसन ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में सुधार लाने होंगे, फिर वो सेंटर हो, स्टेट हो या हो कोई ग्राम पंचायत। ये सारे सिस्टम्स देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बने हैं, लेकिन लगता है कि हमारी सरकार ये भूलती चली जा रही है। भारत में पावर किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, जुडिशरी लॉज को प्रोटेक्ट करता है और एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ये डिवीजन ऑफ पावर एक हेल्दी डेमोक्रेसी का लक्षण है। तीसरा और आखिरी लेसन आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना इंपॉर्टेंट है। भारत है सैम मैनेकशॉ जैसे लोगों की वजह से। 1971 का एक किस्सा है जब इंदिरा गांधी ने सैम मैनेकशॉ को एक काफी ब्लंट सवाल पूछा, When are you taking over? क्योंकि उस समय पाकिस्तान में यही हो रहा था, अलग अलग जनरल्स प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी कुर्सी से हटा रहे थे। लेकिन सैम बहादुर जानते थे कि आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और उन्होंने साफ कह दिया, You mind your own business and I will mind mine. ये है हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड जो आज तक भारत में फॉलो होता आया है। इसीलिए भारत में आज तक एक भी मिलिट्री coup नहीं हुआ है। हमारी मिलिट्री शायद दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री ना हो, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स की बात आती है तो सच में हमारी मिलिट्री नंबर 1 है। एक फंक्शनिंग देश के 2 मेजर स्तंभ होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी, जो ना होने की वजह से पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है और उनसे बेल आउट की मांगे करता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, Only a fool learns from his own mistakes, a wise man learns from the mistakes of others। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। यहाँ पर वाइज मैन की बात करिए, एक वाइज कंट्री कि हमेशा एज अ कंट्री, एज अ लीडर हमें ये देख के चलना चाहिए कि अगर कोई कंट्री के इशू आ रहे हैं, वो किस तरीके से उस सिचुएशन तक पहुंची है, वो हम उसको एनालाइज करके इन डेप्थ की उसकी हिस्ट्री देख के कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, और वो हम इन फ्यूचर कोशिश भी ना करें, गलती हमसे हो भी गई है तो उनको रिपीट ना करें, किस तरीके कंस्ट्रक्टिव वे में कंट्री को लेके चल सकते हैं। और पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी की बात कर जाए, चाहे सोशल इंस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो हुई इसलिए है क्योंकि वहां पर ना डेमोक्रेसी से ज्यादा मिलिट्री का ज्यादा राज आ गया है, जहां की लोगों को भी ये होने लग गया, सरकार आती है 2 साल टिकती नहीं है, चली जाती है, मिलिट्री कब्जा कर लेती है, तो लोगों का डेमोक्रेसी से भी कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है, और उनको लगता है कि डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा यार। एक पर्टिकुलर रीजन जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, वो जो वेस्टर्न जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था, वो अलग होना ही था, क्योंकि उन्होंने ना वहां पर कभी एड दी, ना वहां कोई डेवलपमेंट किया, उनको इस तरीके से जैसे माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया गया। हाँ, टॉर्चर बहुत किया गया था। और उसी तरीके से आज जो पाकिस्तान, उसके अंदर ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे बलूचिस्तान है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं पहुंचता, तालिबान इन्हीं का बनाया हुआ वो है, वो एड्रेस है। और उसमें अमेरिका ने साथ में मिलके मुजाहिदीन हर एक चीज में, मतलब उन्होंने फंडिंग करके, और वो भी सोवियत यूनियन के खिलाफ करने के लिए, और उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रेल बना रही है उन्होंने। तो ये तालिबान ने यूएस में कम वो कर, हर जगह मतलब कितना वो करा है इसने, तालिबान जो वहां के निकले टेररिस्ट वगैरह, कितने बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, और जैसे अलकायदा हो गया, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से ही सर्कमस्टांसेस से बना हुआ। और फिर जब अमेरिका को फिर बाद में समझ आया कि भैया गलत करा हमने पाकिस्तान में जाके ये सब चीजें फंड करके भी, कितना 5 बिलियन USD का भी सपोर्ट, हेल्प तो अभी भी करते हैं, उनको ही नहीं समझ आ रहा। नहीं, वो तो सिर्फ इसके लिए ट्रेन करके, और उन्होंने भी प्रॉक्सी वॉर किस लिए कहा कि वॉर हम लड़ेंगे लेकिन सेना तुम्हारी होगी, पैसा हमारा होगा, लेकिन लोग तुम ट्रेन करके भेजोगे वहां पर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप गवर्नेंस चल रही होती है तो आपको प्रॉपर डेवलपमेंट लेना, और इंडिया के लिए भी ये चीज है आई ओपनर, सही बात बताई कि रूरल एरियाज में भी हमें ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, नहीं तो जैसे अर्बन जो अपने सिटी वाला एरिया है, वहां पर लोग गांव से माइग्रेट करके आएंगे, वो ओवर पॉपुलेट होगी हर तरीके से, फिर जॉब की अपॉर्चुनिटीज और कम यहाँ भी हो जाएंगी। तो इसलिए रूरल लेवल पे भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो, रोजगार बढ़े वहां पर, तो क्या होगी, हर जगह प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, और हर एक को सिर्फ ये नहीं कि चकाचौंध भरी जिंदगी के लिए भागना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे इंसान का मकसद क्या होता है, एक अच्छी खासी नौकरी करना और एम्प्लॉयड रहना। बोला नहीं तो कई बार इलीगल तरीके से भी फिर लोग कमाने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज होती है। बहुत अमेजिंग तरीके से हर एक चीज बताई, जैसे वो एक वो उनका बताया कि हमारी आर्मी के जो चीफ थे, उन्होंने क्या बोला, यू माइंड योर ओन बिजनेस, आई विल माइंड माई ओन। वो बहुत बढ़िया चीज है, ये चीजें हमारे एथिक्स हो गए कहीं ना कहीं, ये वैल्यूज हो गई कि आर्मी अपना काम करती है, सरकार अपना काम करे, इमरजेंसी कभी कुछ आती है देखा था ना, हमने मूवी में देखा था मैंने तो वाला, कैसे एकदम से आते ही मार, उन्हें धड़ 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 बंदूकें चलाई, जहाँ वो बात कर रहे थे एटमी बम की, जो वहाँ का बुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर, अरेस्ट कर लिया सीधा। सीरियसली मुझे इन टॉपिक्स पे जिस तरह से कवर करते हैं अभियान न्यू, इनका अमेजिंग तरीका लगता है, और ऐसा एंगेजिंग माहौल बना देते हैं जो पता है क्या, कभी भी आप एक वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो एज एन एंकर आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम। मतलब कि जिस टॉपिक कोई भी टॉपिक अगर कवर करते हैं ना,
मतलब इंक्लूडिंग वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना वो ऐसा जुनून मोटिवेशनल सा काइंड ऑफ, हाँ वो चलता रहता है इतना। फोकस आपका रहता है, प्लस आप कनेक्टेड फील करते हो। और यही चीज होता है, हम इतने सारे फैक्ट वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज, अगर एक फेस होता है ना वीडियो में, तो वो एक अलग ही इंप्रेशन देता है। एंकर का एक रोल ही अलग बन जाता है वीडियो में, और वो कहीं ना कहीं आप और ज्यादा कनेक्ट फील कर पाते हो। आई एम श्योर वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो कर दे वीडियो को लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।